नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर ब्राह्मणों ने बाबा गरीबनाथ का किया महासिंगार। मुजफ्फरपुर की शान शाही लीची की पहली खेप मुजफ्फरपुर जंक्शन से दिल्ली के लिए हुई रवाना। और कांटी थाना की पुलिस ने छापेमारी कर एक पिकअप शराब को किया जब्त। खीरे लदी पिकअप के तहखाने में छिपाया हुआ था शराब। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त करने को लेकर ब्राह्मणों ने बाबा गरीबनाथ का महासिंगार किया। बाबा गरीबनाथ धाम में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भव्य हवन पूजा श्रृंगार का आयोजन मंदिर के महंत अभिषेक पाठक के द्वारा किया गया। सबसे पहले बाबा गरीबनाथ का रुद्राभिषेक दूध, दही, घी, मध, शक्कर से स्नान कराकर अष्टगंध का लेप लगाकर मंत्रोपचार से पूजा अर्चना के बाद आरती के साथ शंखनाद की गई। मौके पर मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर कई पर्यटकों के निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस आतंकी हमले में कई सुहागिनों की मांग सुनी हो गई। इस घटना के बाद हर भारतीय के खून में बदला लेने की उबाल मार रही थी। विभिन्न राज्यों और जिलों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। आतंकी हमले में भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को करारा जवाब दिया और पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को नष्ट कर लगभग सैकड़ों आतंकवादियों को मौत की घाट उतार दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज मौजूद सभी पुजारियों और भक्तों ने बाबा गरीबनाथ की जय, भारत माता की जय और वंदे मातरम से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। आज हम लोगों बाबा गरीबनाथ जी के दरबार में कल सुबह जब आँख खुला तो का एक पता चला हम लोगों को न्यूज के माध्यम से कि वो मिशन सिंदूर जो चल रहा है ऑपरेशन वो कामयाब हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा के दरबार में हम लोगों ने ये गुहार लगाया बाबा के सारे सनातनियों ने कि वो धर्म पूछ के मारे थे और हम धर्म बताकर मारेंगे। तो धर्म बताकर मारा जा रहा। अभी ये मिशन कामयाब होगा, अभी और आगे चलेगा ऑपरेशन। ये अभी तो सिंदूर हुआ है, सिंदूर तो सुहागरात तक का सफर उन लोगों को पाकिस्तान वाले को करना है और जवाब देना है सिंदूर से लेकर सुहागरात तक का। और बाबा के दरबार में हम लोगों ने पूजा अर्चना किया, शंखनाद किया और जो आगे जो हम लोगों का लड़ाई है उससे भी हम लोगों का मिशन कामयाब होगा और विजय प्राप्त होगा बाबा गरीबनाथ महादेव की कृपा से। क्योंकि टोपी का सरकार नहीं, ये डमरू का सरकार है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में डमरू का सरकार है। जब डमरू का तांडव होगा एक एक को देख लिया जाएगा, चाहे वो जो भी हो, आतंकी हो या फिर हमारे लोकल जो मिले हुए हैं वो भी हो, उनको भी पता चल जाएगा कि डमरू का ताल का क्या आवाज होता है। हर हर महादेव, जय बाबा गरीबनाथ, भारत माता की, देश के वीर जवानों की, भारत माता की। मुजफ्फरपुर जिले की शान शाही लीची अपनी मिठास बिखेरने को तैयार। पहली खेप मुजफ्फरपुर जंक्शन से दिल्ली के लिए हुई रवाना। मुजफ्फरपुर के बड़ी ईदगाह की शाही लीची हर साल की इस साल भी दिल्ली के मार्केट में डिमांड में रहने वाली आज सप्त क्रांति से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल्ली में मुजफ्फरपुर के बड़ी ईदगाह की लीची जो MNNH टैगिंग के नाम से जानी जाती है, इसका स्वाद और साइज अच्छा होता है। लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। दिल्ली के लिए आज पूरे मुजफ्फरपुर से 50 से 100 पेटी रवाना हुई। स्टेशन पर मौजूद व्यवसायी महताब आलम जो लीची को दिल्ली के लिए रवाना कर रहे थे, उनका कहना है कि लीची अच्छी हुई जिसका डिमांड दिल्ली के लिए पहले से था, वो आज रवाना हो रहा है। रेट बताने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा मार्केट में जाने के बाद इसका रेट तय होगा और अच्छी रेट मिलने की उम्मीद है। बड़ी ईदगाह लीची बागान में बागान मालिक का कहना था कि इस बार लीची को शुरू की गर्मी ने काफ़ी परेशान किया। गर्मी से लीची फटने लगी थी, बाद में बारिश की वजह से लीची बच गई।
साइज और रंग भी अच्छा हो गया है। आज लीची टूट रही है और पैकिंग होकर रवाना हो रही है। पहली लीची है जो दिल्ली के लिए रवाना हो रही है और अब अपने शहर में भी बिकना शुरू हो जाएगा। लीची मीठी है और अच्छी है। हम और मज़दूर काफ़ी खुश हैं। मज़दूर जो इस सीज़न का इंतज़ार करते हैं, इस काम में महिला और पुरुष दोनों तरह के मज़दूर काम करते हैं, जिनको 6 महीने से इसका सीज़न का इंतज़ार रहता है। 6 महीने से मज़दूर इस बागान में रखवाली और सिंचाई का काम करते हैं। लीची को पेड़ से तोड़ते और पैकेजिंग करते हैं। लगभग 300 मज़दूर को यहाँ रोज़गार मिलता है। रखवाली, तोड़ाई, छटाई, सिंचाई और पैकेजिंग इन लोगों का काम होता है। उसके बाद लोगों तक लीची पहुँचता और लोग इसके स्वाद का आनंद लेते हैं। मज़दूरों के लिए बागान में दिन रात का काम होता है। मज़दूरों का खाना भी बागान में ही बनता है और खाना भी वहीं खाते हैं। महिला मज़दूरों का कहना है, रोज़गार से हम लोगों का घर चलता है। कल तो सही नहीं है, लेकिन गर्मी ज़्यादा पड़ गया। शुरुआत में टेम्परेचर 40 से लेकर 45 डिग्री तक टेम्परेचर था। उस समय लीची छोटा दाना था, उस समय ज़्यादा ही नुकसान हुआ। और उसके बाद फिर बारिश हुआ, बारिश के बाद फिर ठीक हुआ, फिर उसके बाद फिर गर्मी पड़ा। गर्मी पड़ने के बाद फिर लीची जब लाल पकड़ा तो उसके बाद लीची जलना स्टार्ट हो गया, फटना स्टार्ट हो गया लीची। तो लीची का जो शाही लीची का जो गुण है उसमें कोई फर्क पड़ा है क्या? उसमें कुछ न, उस तरह वही गर्मी का है, बस गर्मी क्या हुआ, फट गया, लीची जल गया। तो पैदावार इस बार कैसी हुई है और दिन और सालों की अपेक्षा? पैदावार तो जो इस बार तो लगभग सही है। हाँ, और सालों की अपेक्षा इस बार? हाँ, इस बार बढ़िया है, लेकिन यही है कि लीची ज़्यादा गर्मी खा गया तो डिमांड मार्केट में डिमांड कैसा है? मार्केट डिमांड पहले से ही बुक रहता है। पहले से बुक रहता है। यदि कोई आपसे कांटेक्ट करे तो किस तरह आपसे कांटेक्ट करेगा, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? नहीं, हम लोग को पहले से बुक रहता है। जो हम आजादपुर मंडी, नई दिल्ली, बस सिर्फ दिल्ली। कितना दिन से 15-20 साल पहले पिताजी करते थे, उसके बाद अब हम देखो कर रहे अपना। यदि वहाँ पर डिमांड यहाँ का कैसे होता है, आपके पास डिमांड आता कैसे है? पहले ही से हम लोग का बुक रहता है। पहले ही रहता है। किस नाम से इसको यहाँ का लीची आप भेजते हैं? यहाँ MNN मार्का, MNN मार्का। हाँ, और बड़ी ईदगाह इसको कहा जाता है, तो ईदगाह के नाम से भी तो फेमस है। मार्का के नाम से ही फेमस है। और दोनों मतलब पहला हम लोग का टूटता है लीची यहीं से, बड़ी ईदगाह से। सब आने से पहले हम लोग का इंतजार आता है कब से काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कि हम लोग बागान में जाएंगे। हम लोग जाएंगे, अपने पैसा एडवांस होता है हम लोग का, वो सधेगा, कमाएंगे तभी तो फिर आगे चल के काम आएगा, पैसा फिर लेंगे। व्यापारी को कमाने का इंतजार है, व्यापारी कमाएगा तो हम लोग को देगा और इससे हम लोग का भी रोजगार बढ़ता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर माखन शाह चौक पर मंदिर नवनिर्माण समिति के सदस्यों ने भारत माता के जयकारे लगाए। भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर रात्रि में एयर स्ट्राइक की, जिससे पूरे देश में जश्न का माहौल है। आम नागरिकों के साथ विभिन्न संगठनों द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के द्वारा मुजफ्फरपुर के माखन शाह चौक पर भारत माता का आरती किया गया। साथ ही महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खुशियां मनाई। इस दौरान जमकर भारत माता की जयकारे लगाए गए। साथ ही एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। समिति के सदस्यों ने कहा कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से भारत का बच्चा बच्चा खुश है। आज हम लोगों ने भारत माता की आरती कर प्रार्थना किया है कि अब आगे किसी माँ का कोख न उजड़े और किसी बहन के भाई की मौत न हो। ये भारत में अगर कोई सवाल करता है कि आज क्या प्रोग्राम है, तो हमको नहीं समझ में आता कि वह भारतीय होंगे, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा आज इतना हर्ष और उल्लास में है कि सिंदूर ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया। अब जो पाकिस्तान का जो सिंदूर दान के बाद जो सत्यानाश है वह अब कब होगा। इस उल्लास के साथ हम सभी भारतीय नागरिक, क्योंकि भारत में जो भी है वह सभी भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं और नेशन फर्स्ट है। इसी चीज की खुशी के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, भारत माता की आरती किए हैं और भारत माता की आरती के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगा के माताएं एवं बहनें एक दूसरे के सुहाग की
सलामती के लिए प्रार्थना की है और बाबा गरीबनाथ से अर्चना की है कि हाँ, अब ऐसा कोई दिन न हो कि भारत में किसी का सुहाग उजड़े, किसी माँ की कोख सुनी पड़े या किसी बहन का भाई मारा जाए। ये कैसी आप भी बोलिएगा। ये कहने का मतलब है कि ये कैसी तालीम है। अरे सीखना है कुछ सीखना है तो हमारे सनातनी धर्म, हमारे मंदिरों से सीखो, हमारे गोकुल अति से सीखो कि शिक्षा कैसे दी जाती है। अरे तुम लोग क्या शिक्षा पाओगे? तुम लोग तो आतंकवादी थे और आतंकवादी कहलाओगे। मोतीपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 14 में एक किशोर का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर नगर परिषद वार्ड 14 स्थित एक जनरल स्टोर में सुबह एक किशोर का संदिग्ध हालत में शव मिला। शव की पहचान नगर परिषद वार्ड 16 निवासी विनोद पासवान उर्फ होरिल पासवान के पुत्र कृष्णा कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने दुकान में शव मिलने पर जमकर हंगामा किया। दुकान में जमकर तोड़-फोड़ की गई, सामान को बाहर फेंक दिया गया। इस दौरान चौकीदारों के साथ मारपीट की गई। इसमें उमेश पासवान, ब्रह्मदेव राय, सुरेश राय और दिनेश राय जख्मी हो गए। सभी को CHC में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। इसके बाद पहुंची FSL की टीम ने घटना स्थल से नमूने एकत्रित किए। कृष्णा की मां चंदा देवी ने पुलिस को बताया कि रात 11 बजे तक कृष्णा घर नहीं लौटा तो चिंता होने पर पड़ोस के लोगों के साथ रात भर खोजबीन की, लेकिन अता पता नहीं चल पाया। सुबह में जानकारी मिली कि कृष्णा का शव हॉस्पिटल के सामने बच्चन पंडित की दुकान में पड़ा हुआ है। उसने पुलिस को बताया कि एक साजिश के तहत बेटे की हत्या कर शव दुकान में रख दिया गया। कृष्णा की मां चंदा देवी ने हत्या की आशंका जताते हुए SSP से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं बखरा निवासी दुकानदार बच्चन पंडित ने पुलिस को बताया कि उसके पट्टीदार में शादी थी। वह शाम में दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह करीब 7 बजे दुकान खोलकर अंदर गया तो देखा कि किशोर मृत पड़ा है। आशंका है कि दुकान में चोरी के इरादे से घुसने के दौरान करंट लगने से इसकी मौत हो गई। वहीं मोतीपुर थाना प्रभारी राजन कुमार पांडे ने बताया कि किशोर के चेहरे और जांघ पर जख्म के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। हमरा बउआ के ताला मार के धर देले बा, करंट लगा के मुआ देला, मार देले बा। अच्छा, करंट लगा के ताला कर ले बा। कब से बच्चा गायब है आपका? हमर बउआ 7 बजे निकलल न त बियाह रहल त हम त जल्दी तो में ना के बाजार। अरे एक आदमी बोलिए। सुबह में 7 बजे? हां 7 बजे। क्या हुआ आपका बउआ कब से गायब था, क्या कैसे हुआ? 7 बजे से गायब है त हम क्या कहते के बियाह में ना जाई तू जाई। आई करंट लगा के घर में धो के ताला मार देले है। कौन मार दिया है? दुकान वाला, हम ना जाने जब घर में ना। अच्छा, दुकानदार से पहले से आपको झगड़ा वगड़ा या कुछ? ना कुछ ना, अब झगड़ा लड़ाई से हुए ना जाने हम यहाँ। क्या नाम था बच्चा का? क्या नाम है? कृष्ण। आप उसके कौन है? नानी। कितना उम्र होगा? उम्र कितना होगा उनका? उम्र 12-13 साल 14 कितना बोला ना होगा। 11 12 12 13 साल। आपका घर कहाँ होगा? घर कहाँ होगा? बगल में। क्या नाम हुआ आपका? हमर पति देवी। क्या सूचना प्राप्त हुई? सुबह 7:15 के करीब में एक दुकानदार है राम बच्चन पंडित, जो मोतीपुर हॉस्पिटल रोड के सामने उसी रोड में उनकी दुकान है। करकट की दुकान है और अंदर में जो है लकड़ी का बना हुआ एक खिड़की है। वो आकर के सुबह में खोले तो एक बच्चा जो है उसमें पड़ा हुआ था, जो बिजली के चपेट में आने से अंदर में नंगा तार होगा जिसके चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना FSL टीम को भी दी गई है तथा उस लड़के का पहचान कराया गया। लड़का भी जो है मोतीपुर बाजार FCI गोदाम के पास का जो पाया गया, उसकी उम्र 12 वर्ष है। लड़के का नाम कृष्ण कुमार, पिता विनोद पासवान है। बिजली से मृत्यु होने के उपरांत जो है इसकी सूचना प्राप्त होने पर FSL टीम को भी सूचित किया गया है, जो टीम आ रही है ताकि प्रत्येक बिंदु पर जांच की जाए। सर, परिजनों का आरोप है कि 10 बजे दुकान खुलता, शायद 6 बजे खुला है। उनका आरोप है कि मार के। अच्छा, इन सारे बिंदुओं पर जो है जांच FSL टीम आएगी तो उससे जो है पता चल जाएगा। प्रथम दृष्टिया तो वहाँ पे तार जो है तार खुला हुआ तार है और वो नीचे से जो है घुसने का करकट के अंदर से है, वहीं पे पड़ा हुआ है। दुकान में चोरी भी हुई थी।
अब इस संबंध में भी जो है उसकी जो है जांच की जा रही है कि पूर्व में क्या हुआ था। सारे बिंदुओं पर जो है जांच। वार्ड 21 के बाबा गरीबनाथ मंदिर के बगल की गली दे रही हादसे को न्योता। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीर बाबा गरीबनाथ मंदिर के बगल शुभराज स्वीट निकलने वाली गली वार्ड नंबर 21 की है, जहां नाले के ऊपर के टूटे ढक्कन किसी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। दिन में ये नाले से हटे ढक्कन नजर आते हैं, मगर शाम ढलने के बाद अंधेरे में ये नाले कभी भी किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक नाले से ढक्कन गायब है, लगभग आधा दर्जन नालों का यही हाल है। आपको बताते चले कि इस मोहल्ले में सैकड़ों परिवार रहते हैं। सावन के समय यह गली कांवड़ियों के निकलने के लिए प्रमुख रास्ता होता है, मगर यह गली अपनी बदहाल स्थिति झेल रहा है। इस पूरे मामले पर वार्ड नंबर 21 के पार्षद केपी पप्पू ने बताया कि उनके ही कार्यकाल में यह गली का जीर्णोद्धार कराया गया था। ये गली का जीर्णोद्धार उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। केपी पप्पू ने बताया कि टेंडर की प्रक्रिया नगर निगम से की जा रही है, जल्दी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। कांटी थाना की पुलिस ने छापेमारी कर एक पिकअप शराब को जब्त किया। खीरी लदी पिकअप के तहखाने में छिपाकर ले जा रहे थे शराब। मुजफ्फरपुर कांटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन को पकड़ा, जिसमें खीरे लदे हुए थे। पहली बार में यह एक सामान्य सब्जी से भरा वाहन लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने गहन जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने पाया कि खीरे के नीचे एक तहखाना बना हुआ था, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब छिपाकर लाई जा रही थी। यह कारनामा शराब तस्करी के एक नए तरीके को उजागर करता है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि पकड़े गए वाहन के चालक से पूछताछ की जा रही है और शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। बिहार में शराबबंदी लागू है और इसके बावजूद लगातार शराब की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। कांटी थाना क्षेत्र में शराब पकड़ी गई है। हाँ, ये कल की घटना है। पिकअप पे वो शराब पकड़ी गई है। ये करीब 495 लीटर के आसपास है। इसका पीओ शनि मंदिर, जो दरभंगा मोड़ के पास शनि मंदिर है, वहीं पर इसका पीओ है, जहाँ की वो पिकअप में खीरा लोड करके ले जा रहा था और कैमोफ्लाइज करके उसके अंदर 4 कैटेगरी का शराब था। सबका हम लोगों ने जांच पड़ताल करवाया और वो मापने के बाद ये 495 लीटर हुआ। इसमें जो ड्राइवर था उसी का ये पिकअप भी था, उसके फादर के नाम से था और ये झारखंड की तरफ से ला रहा था और अपने गांव बुचहा ले जा रहा था। अन्य लोग हाँ, उनका भी अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें संदिग्ध और भी लोग होंगे, उनको भी हम लोग जेल भेजेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहाँ बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुँचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम
पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सकरा थाना क्षेत्र के मछाई गांव में अनिल कुमार ने मशरूम की खेती कर एक अलग मिसाल किसानों के लिए पेश की। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के मछछाही गांव में रहने वाले अनिल कुमार ने कृषि के क्षेत्र में एक अलग मिसाल पेश की है। 2018 में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव लौटे अनिल ने खेती और सामाजिक कार्यों में काम करना शुरू कर दिया था। पहले 2021 में पंचायती राज का चुनाव लड़कर 53 क्षेत्र संख्या सकरा में जिला पार्षद बने। बाद में उन्होंने 2023 में अपनी पत्नी सुष्मिता कुमारी के साथ पूषा कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम की खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अनिल बताते हैं कि जब वो गांव में भोज खाने गए तो मशरूम की सब्जी खाई, तब उन्हें बहुत अच्छी लगी। बाजार में इसके बारे में पता किया तो पता चला कि यह बहुत महंगा बिकता है। तभी से उन्होंने सोचा कि क्यों न अब खेती को नए तकनीक के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने इसके बारे में जानकारी जुटाई। फिर पूषा कृषि विज्ञान केंद्र से उन्होंने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया और शुरुआत में 40,000 की लागत से एक झोपड़ी में मशरूम की खेती स्टार्ट की। शुरू में ऑयस्टर मशरूम की खेती की, लेकिन बाजार में बटन मशरूम की ज़्यादा डिमांड है और आसानी से बिक जाने के कारण उन्होंने बटन मशरूम का उत्पादन शुरू किया। खेती से हो रही अच्छी कमाई धीरे धीरे जब इनकम होने लगी तो उन्होंने मशरूम की खेती को वृहद पैमाना पर करना शुरू कर दिया। पत्नी के नाम पर सरकारी लोन लेकर एक बड़ा शेड का निर्माण किया, जिसकी कैपेसिटी 10 टन हर महीने की है। अब हर महीने 7 से 8 लाख रुपए की इनकम होती है। यहाँ का मशरूम बिहार के अलग अलग जिले में सप्लाई किया जाता है। दूर दूर से लोग इस शेड को देखने आते हैं। अनिल से मशरूम की खेती के बारे में जानने और सीखने आते हैं। अनिल बताते हैं कि मशरूम की खेती छोटी जगह में की जा सकती है और इससे अच्छी इनकम होती है। बढ़ती तकनीक और आधुनिकता के दौर में लोग इसकी ट्रेनिंग करने के बाद खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। देखिए, दिन पर दिन जो है वो लगातार जमीन की कमी हो रही है। ये मशरूम फार्मिंग जो है वर्टिकल फार्मिंग है, एक साथ कम जगह में आप ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो उसी से हमारा ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा खेती किया जाए जो कम जगह में ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा मुनाफा दे। इसी को लेकर के हमने मशरूम की खेती स्टार्ट की। कितने में कारोबार चल रहा है? अभी लगभग 5,000 स्क्वायर फीट में हमारा एरिया है, जिसमें हम 6 चेम्बर बना रखे हैं
और महीने का जो है वो लगभग 50 कुंटल यानी 5 टन के करीब प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है, लेकिन मई से उसको बढ़ा करके लगभग 8 टन पे हमको करना है। कितने लोग इसके साथ रोजगार मिल रहे हैं? अभी लगभग 20 लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनका घर परिवार चलता है, और 20 लोग को डायरेक्ट रूप से रोजगार मिला है। वो यहाँ क्या करते हैं? जैसे उनका काम है कंपोस्ट बनाना, कंपोस्ट को फिल करना, मशरूम तोड़ना, पैकिंग करना, साफ सफाई करना, यही सब काम होता है। मशरूम कहाँ बिक्री के लिए जाते हैं? अभी जैसे यहाँ मुजफ्फरपुर है, पटना है, भागलपुर है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे यहाँ से जाता है। अभी पढ़ाई लिखाई क्या कैसे मतलब मेरा पढ़ाई जो है मास्टर था लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, तो उसको करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर लाग खेती हमारा पुश्तैनी व्यवसाय रहा, तो खेती में ही हमने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सहारा ले करके और फिर मॉडर्न तरीके से बोल सकते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग। जिस तरीके से आपने पढ़ाई लिखाई की थी अच्छा जॉब मिलता था, अच्छा पैकेज मिलता था, जॉब कर भी रहे थे, ठीक ठाक सैलरी भी था, लेकिन लगभग 45 से 50 हजार करीब था हमारा, 45 हजार करीब स्टार्टिंग था, लेकिन फिर लगा कि जॉब ही होता है, तो क्यों ना जॉब सीकर के से अच्छा है कि जॉब प्रोवाइडर बने, तो फिर लगा कि गांव में इसके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बेरोजगारी गांव में ज्यादा है, तो हमने गांव में आकर के इस चीज को देखा और फिर स्टार्ट किया। तो सबसे पहले क्या फसल में क्या स्टार्ट किए थे? फसल में जैसे छोटा हमने झोपड़ी से स्टार्ट किया था, लगभग 50 हजार रुपया लगा था, तो उसमें हमने झोपड़ी से मशरूम उगाया था 2023 में। फिर 24 में हम बैंक से प्रयास किए कि लोन वगैरह मिल जाए, क्योंकि जो सेटअप है लगभग 1 करोड़ का है, तो बैंक से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिला था। 3 FME स्कीम है, उससे हमने ले करके और कुछ अपना इन्वेस्ट करके ये सेटअप खड़ा किया। इस कार्य में आपकी पत्नी भी काफी सहयोग करते हैं, उनका साथ किस तरीके से मिला? क्योंकि महिला है तो उन लोगों से काम करवाना, बाकी चीज मैनेज करना तो वो खुद करती हैं, बाकी जो कंपोस्ट का है, मार्केटिंग का मैनेजमेंट, वो हम खुद देखते हैं, तो दोनों लोगों के सहयोग से चलता है। क्या अनिल कुमार, वर्तमान में हम यहाँ के जिला पार्षद सदस्य हैं। क्या लगा था कि छोटे से गांव में मशरूम की खेती है वो फल मिल जाएगी और आगे मार्केट पर बढ़ेगी? और देखिए सब्जी का जो है मार्केट तो वो हमेशा ही रहता है, और क्योंकि ये थोड़ा सा हाई वैल्यू क्रॉप है, सब्जी है, तो गांव के लिए, क्योंकि बगल में शहर है हमारे यहाँ से पटना की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, मुजफ्फरपुर की दूरी 30 किलोमीटर है, तो आसपास में ही निकल जा रहा है और अच्छा मांग रहता है सालों भर। और दूसरी बात की हम सालों भर इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। झोपड़ी था हमारे पास, तो उसमें सिर्फ ठंड के महीने यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ही हम प्रोडक्शन ले सकते थे, लेकिन जब से ये हमने AC प्लांट लगाया है, इससे साल के 365 दिन हमारे यहाँ मशरूम रहता है। मशरूम की अच्छी फसल होने के लिए क्या वातावरण होना चाहिए, कैसे? देखिए मशरूम का जो टोटल खेती है वो हवा, पानी और नमी इसी पे टिका हुआ है, तो इसके लिए सबसे और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो कंपोस्ट है, जो इसमें हम बनाते थे। तो पहले हमें कंपोस्ट बाहर से लाना पड़ता था, जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, तो अभी हमने कंपोस्ट का जो सेटअप हम अपने खुद लगाया है, तो जिससे हमारा लागत जो है वो घट गया है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ गया है। अभी मतलब कितने तक आमदनी होता है? अभी लगभग 5 टन के आसपास का प्रोडक्शन है, तो 15 लगभग जो रेट है वो 130 से लेकर के 150 के बीच में, और कभी कभी बढ़ता भी है, तो एवरेज रेट जो है वो 150 रुपए kg के हिसाब से, तो 7 से 8 लाख का भी प्रोडक्शन महीने का हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केजरीवाल अस्पताल में जन्मे बच्चों के कई माता पिता ने अपने बच्चों का नाम सिंदूर रखा। देशभक्ति की भावना को दिल में बसाए मुजफ्फरपुर के कई परिवारों ने एक अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर की याद में अपने नवजात बच्चों का नाम सिंदूर रखने का निर्णय लिया है। यह ऑपरेशन सिंदूर, जो देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा एक ऐतिहासिक मिशन माना जा रहा है, लोगों के दिलों में गर्व और प्रेरणा की भावना को गहराई से जगाया है। इसी भावना को जीवित रखने और आने वाली पीढ़ियों को इससे जोड़ने के उद्देश्य से शहर के कई माता पिता ने इस नाम को अपनाया है। केजरीवाल शिशु अस्पताल में मुजफ्फरपुर निवासी पवन सोनी, जिनके बेटे का जन्म कल ही हुआ है, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि
हमारा बेटे का नाम से ही उसे देशभक्ति की प्रेरणा मिले, आगे बड़ा होकर वह भारतीय सेना में शामिल हो। यही हमारा सपना है। सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा है देश के लिए कुछ कर गुजरने का। वहीं कन्हारा निवासी हिमांशु राज ने भी अपनी बेटी का नाम सिंदूर रखा है। उनका कहना है कि अपनी बेटी के जन्मदिन के साथ वह हर साल ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाएंगे। इनके अलावा 1 दर्जन से अधिक कल जन्म लेने वाले बच्चों के माता पिता ने उनका नाम सिंदूर रखा है। इस चलन की पुष्टि शहर के अस्पतालों और जन्म प्रमाण पत्र कार्यालयों में सिंदूर नाम के बच्चों की संख्या में अचानक हुई वृद्धि करती है। पूरे मामले को लेकर KDKM अस्पताल के नवजात शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ का कहना है कि यह सिंदूर नाम न सिर्फ ऑपरेशन की सफलता का प्रतीक बन गया है, बल्कि यह भी दिखाता है कि मुजफ्फरपुर वासियों के दिलों में सेना और देश के प्रति सम्मान है। लोग अपने बच्चों का नाम पहले हीरो हीरोइन के नाम पर रखते थे, पर अब अपने देश के सम्मान में रख रहे हैं। और कौन है आपका ये मेरा बेटा, मैंने इसका नाम सिंदूर रखा हुआ है। कल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पे, क्योंकि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मोदी जी ने जो कर रहा है, स्ट्राइक करी जो पाकिस्तान में, बहुत गर्व की बात है। मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर ये भी सेना में जाए, देश का नाम रोशन करे, इसलिए इसका नाम सिंदूर रखा है ताकि याद रहे हमेशा। क्या नाम हुआ आपका? पवन सोनी। कहाँ से आए हैं? जाफरपुर से। जाफरपुर बेल से मनाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर जी, यही कारण था जी। क्या नाम रखे आप लोग और क्यों नाम रखे? बच्चे का नाम सिंदूर रखे हैं क्योंकि कल जो हमला हुआ था जहाँ पे, वो बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। ये सब समाचार सुन करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा, इसलिए बच्चे का नाम सिंदूर रखे। क्या लगता है मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं? जी, किए तो है। नाम क्या आपका? मेरा नाम हिमांशु राज हुआ। हम कन्हारा से, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। बच्चों का उमंग जन्म हुआ है और एक नया देखने को मिला है कि लोगों ने बेटा और बेटी दोनों का नाम सिंदूर रखा है। हाँ, ये काफी गर्व की बात है। कल जो हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे जो अटैक किया, टेररिस्ट कैंप को खत्म किया और इसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। इसके पीछे यह कारण था कि काफी जो भी पहलगाम में अटैक हुआ, जितनी भी हमारी बहनें थी, वो सब का सिंदूर छीन लिया गया। 26 लोगों की जो डेथ हुई, तो इस पे इन्होंने नाम रखा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। और इसको 2 लेडी ने लीड किया, विमका सिंह और सोफिया कुरैशी ने, कर्नल सोफिया कुरैशी ने। और इस गर्व को याद करते हुए यहाँ पे जब भी डिलीवरी हुए बच्चे के, तो काफ़ी पेरेंट्स ने अपने बच्चे का नाम सिंदूर रखा है। चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ने अपने बच्चों का नाम सिंदूर रखा है कि एक ये यादगार भी रहेगा कभी भी आने वाले समय में, जब भी बच्चा हुआ कि सिंदूर से इनको याद रहेगा कि ये जो हमारे देश ने इसका काउंटर अटैक किया था टेररिज्म के अगेंस्ट, ये एक गर्व की बात हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ा रहे। मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे? जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी तो हमेशा जो कहे हैं वो करे हैं, कि हमेशा पहले जो थे हम लोग की हमेशा एक समझौता करने की बात होती थी, पीस की बात। अभी जो है कि अगर आपको घर में कोई घुस के कुछ कर रहा है, आपके लोगों को मार रहा है, तो उसको सिर्फ जवाब नहीं देना है, उस पर अटैक करना है और उसको पूरी तरह से समझाते हैं। तो मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ये बहुत क्या करते हो आपका? मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है, मैं यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ केजरीवाल अस्पताल। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर अलीमिर्जा रोड में 2 मुस्लिम पक्ष के लोग आपस में ही भिड़ गए। जमीन वक्फ की है या निजी संपत्ति, या तो सिर्फ सरकार को मालूम है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 43 के अलीमिर्जा रोड स्थित 25 डिसमिल जमीन पर वक्फ अपनी दावेदारी कर रहा है, जबकि इस जमीन पर कई पुश्तों से रहने वाले मुतवल्ली अनवर रजा का कहना है कि यह उनकी निजी संपत्ति है। वह मुतवल्ली जरूर हैं, लेकिन दूसरी संपत्ति की, जो पहले से ही वक्फ हो चुकी है। अब उनकी निजी संपत्ति पर वक्फ की नजर है। इस जमीन पर वह अपने लिए एक आशियाना बना रहे हैं, लेकिन मौलाना काजिम शबीब वक्फ की आड़ में 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे हैं। उन पर पहले से 48 संगीन मामले दर्ज हैं। जब वह अपना आशियाना बना रहे थे, इसी बीच मौलाना उनके घर पर आए और कहा कि 20 लाख रुपए दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो मौलाना ने एक नया शगुफा छोड़ा है। वह शगुफा है कि उनकी निजी जमीन को वक्फ की जमीन बताई जा रही है।
इसे लेकर उन्होंने स्थानीय प्रशासन को पहले से अवगत करा रखा है। अनवर रजा का कहना है कि अगर उनकी जमीन वक्फ की है तो मौलाना कागजात पेश करें, उन्होंने कोई एतराज नहीं है। लेकिन मौलाना की मंशा साफ तौर पर जाहिर है कि उनकी जमीन को कब्जा करने की नीयत से वक्फ की बताई जा रही है। वहीं मौलाना काजिम शबीब का कहना है कि यह जमीन वक्फ की है, इस पर जबरन कब्जा कर घर बनाया जा रहा है, जबकि जमीन के कागजात बता रहे हैं कि ये जमीन दीनहीन लोगों के लिए वक्फ की गई थी, जिस पर मुतवल्ली अनवर रजा कब्जा कर बैठे हुए हैं। उनकी कई पुश्तों को सिर्फ रहने का हक दिया गया था, जबकि इन्हें बेचने और निर्माण करने का कोई हक नहीं है। लिहाजा उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से कानून के दायरे में रहकर निर्माण कार्य को रोकने की बात की है। जब उन्होंने वक्फ की जमीन को बचाने का प्रयास किया है तो उन पर 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने की बात सामने आ रही है, जबकि मुतवल्ली द्वारा कई बीघा जमीन को बेच दिया गया है। यह सभी जानते हैं कि वक्फ की जमीन को बेचा नहीं जा सकता है। इसकी स्थापना ही गरीब और जरूरतमंद लोगों के मदद के लिए की गई थी, लेकिन मुतवल्ली अपने फायदे के लिए जमीन भी बेच रहे हैं और वक्फ की जमीन पर बिना किसी के इजाजत के निर्माण कार्य भी करवा रहे हैं। लिहाजा उनकी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगी। पूरे बिहार में वक्फ का कागज बेपनाह फाड़ा गया, वक्फ के कागज में टेम्परिंग हुई और जमीनों को बेपनाह भूमाफिया से मिलकर बेचा गया। यह किसी भी अब छुपा हुआ नहीं है। पहले जब ये बात हम कहते थे तो लोग हंगामा करते थे, झूठा केस करते थे, आवेदन देते थे, जेल भेजते थे, लेकिन आज सबको मालूम हो गया कि वक्फ का कागज जिस तरह बर्बाद हुआ है उतना कोई कागज बर्बाद नहीं हुआ है। 10,000 बीघा जमीन वक्फ की थी, अब वो जमीन जो है घट के पूरे बिहार वक्फ की, अब घट के पूरे बिहार में 100 बीघा रह गई, उससे ज्यादा नहीं रह गई। मुजफ्फरपुर में कम से कम 1000 बीघा थी, मुश्किल से 10 बीघा जमीन रह गई, नहीं रह गई। ये खुदाजी बेगम वक्फ स्टेट का वक्फनामा है, जिसका हिंदी जो है वो तर्जुमा है। साफ लिखा हुआ है इसमें कि 295 नंबर म्युनिसिपैलिटी टैक्स नंबर एक मकान है, जिसमें लोग रहेंगे, बेचेंगे नहीं और इसमें मजलिस होती रहेगी। हमारा कहना है अभी जो मुतवल्ली हैं अनवर रजा साहब, इनके 3 पुश्ते ये मुतवल्ली हैं। आप देखिए कि ये कागज कहाँ है बताएं। जो 3 पुश्ते मुतवल्ली हो, दादा मुतवल्ली हो, बेटा मुतवल्ली हो, पोता मुतवल्ली हो, यही कमरा महल्ला में दादा पोता मुतवल्ली रजिस्टर यही यहाँ मिर्जा मेहदी अब्बास जो एक पत्रकार हैं, इनका पूरा जो है वो कागज फटा हुआ है वक्फ का। ये सब कागज फाड़ के सारी जमीन बेच रहे हैं और उसके बाद जो इमामबाड़ा बना है उसे गिरवा रहे हैं। एक सामने यहाँ पे सोगरा बेगम का इमामबाड़ा है, इमामबाड़े में अब लोग रहते हैं, उसके अंदर जो है वो बिजनेस होता है। पूरी जमीन सामने की गिरा दी गई, बेच दी गई, कब्जा करा दिया गया। हमारा कहना है इस एतराफ में जितना इस वक्फनामे से इस म्युनिसिपैलिटी नंबर का कागज है उसकी जांच की जाए, नापी कराइए। जिसका मकान आ रहा है इसमें वो मकान वक्फ है, हम नहीं कुछ कहते हैं, खुद एक्सपर्ट से, सरकारी लोगों से इसकी जांच कराइए। और अगर मुतवल्ली अगर कोई वक्फ बेच चुका है, उसका बेटा पहले वक्फ की जमीन वापस करे और वक्फ की जमीन वापस करने के बाद फिर वो उसके नाम की कोई जमीन बेचे। हम अभी भी मेरे पास करबला की 3 रजिस्ट्री है और जो बेच चुके हैं, जितने मुतवल्ली वहां रहे हैं वो बेचे हैं। अभी कहाँ का मामला है? अभी मामला खुदाजी बेगम वक्फ स्टेट का है, जिसमें वो बड़ी करबला है कंपनी बाग में, ठीक है। उसमें बहुत सा जमीन आ रही है, उसके अंदर सबकी नापी कराने के बाद एक्सपर्ट से रिपोर्ट तैयार की जाए, उस जमीन में जो भी हैं वो वापस करें। कम से कम वक्फनामे से देखा जाए कि उस वक्फनामे के प्लॉट में किसका किसका नंबर आ रहा है। जो वक्फनामे जैसे 295-96 म्युनिसिपैलिटी नंबर लिखा हुआ है, ये इसमें किसका किसका मकान आ रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मंगल ग्रह से नहीं लाना है कागज, कोई बृहस्पति वगैरह से नहीं लाना है चांस। हम मांग ये करें, पहले इमामबाड़ा गिरा दिया गया, जब तक कि आप हमें ये जमीन ढूंढ के नहीं दीजिएगा जी लिखा हुआ मजलिस होगी। अगर आप ये पीछे इमामबाड़ा है जिसकी फोटो हमने कल भेजा है, पूरा प्लेन कर दिया एकदम। पीछे कौन सी जगह? जस्ट यहाँ जो लोग ये जो सामने है मकान खुदा, उस यहाँ पे लड़के से कुछ खड़े हुए हैं जो वीडियो बना रहे हैं, है कि नहीं, उनके पीछे आप देख लीजिए जाके किस तरह से प्लेन कर दिया गया, जहाँ कम से कम 150 साल से मजलिस हो रही थी। अगर ये जमीन, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड वक्फ बड़ी करबला खुदाजी बेगम वक्फ स्टेट है उसका मुतवल्ली हूँ, अब इस वजह से आप मेरी निजी मकान को वक्फ कर दीजिए। अगर आपके पास कोई कागज है तो आप कोर्ट है, कानून है, प्रशासन है, वहाँ पेश कीजिए कि है। अगर ये एक कागज पेश कर दे तो आप हमसे कहिएगा, कोई है ही नहीं है। जब झूठ आप किसी पर में जो नंबर है वो हमारे, अच्छा जो मेरे नंबर होगा वही नंबर लीजिएगा कि दूसरे को कर दीजिएगा।
ये झूठ बोलते हैं 2022 में और हम 2022 में मुतवल्ली बने हैं और ये शख्स मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये जिसने पूरा करबला बेच दिया उसके बारे में नहीं कह रहा है। और इससे कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमको 20 लाख रुपया दे दो इनका, हम कुछ नहीं करेंगे, अब काम करो। हमने कहा कहाँ से दे देंगे हम 20 लाख रुपया आपको? ये रंगदारी मांग रहा है अपनी। हमने डीएम के यहाँ सब जगह एप्लीकेशन दिया इस बात का। पर्सनल इनको व्हाट्सएप पे मैसेज तक किया, इनको किया कि आप आइए, आप अगर कोई ऐसा है तो आप हमको बताइए। ये देखिए हम लोग को कोई मतलब नहीं है इससे। अगर ये आदमी सच बोले तो कोई कागज आप लोग कोई कागज दिखाओ ये मकान वक्त है, कोई ऐसा कागज दिखा दें। मेरा ये पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरे दादा परदादा की प्रॉपर्टी है ये, सिर्फ इसलिए कि हम वहाँ खुदा बेगम बाबू स्टेट के। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।